चलो आज उससे आगे देखते हैं, ठीक है। जो पिछला क्लास में हो चुका था, तब पिछला क्लास में हम क्या बता दिए थे कि प्रतिबिंब। देखो पिछला क्लास में हम क्या बताए थे, प्रतिबिंब क्या होता, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। किसके बारे में, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, तो देखो सिंपल सी अगर हम बात जानें कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब हम क्या बताए थे कि किसी बिंदु स्रोत से, है ना, किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलती है, या तो यहाँ पर मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। दो बात बोले थे, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ये बताए थे, है ना। तो प्रतिबिंब को हम कितने भाग में बांटे थे। अब देखो प्रतिबिंब की भाग की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब को कितने भाग में बांटे थे, तो देखो अगर हम बात करते हैं प्रतिबिंब को कितने भाग में बांटे थे, तो देखो प्रतिबिंब को हम कितने भाग में बांटे थे, इसको दो भाग में बांटे थे। एक तो था वास्तविक प्रतिबिंब, क्या था, वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। एक था आभासी, एक क्या था, आभासी। तो देखो वास्तविक और आभासी, देखो इसको हम क्या करते हैं, न्यू पेज क्रिएट करते हैं। देखो अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब, है ना, क्या था, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम कितना भाग में बांटे थे, प्रतिबिंब को हम दो भाग में बांटे थे, है ना। एक था वास्तविक, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक था आभासी प्रतिबिंब। क्या था, आभासी प्रतिबिंब। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या था, तो इसको अगर वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक यानी किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जहाँ पर क्या होता है, मिलती है, क्या होती है, मिलती है, क्या मिलती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अब इसमें क्या था, अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब यानी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है, और किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें यानी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या वास्तविक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, यही ना था। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते थे। और क्या था कि वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। जबकि अगर आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये दो तीन पॉइंट था। तो यानी कहने का अर्थ है किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके आगे अगर हम बात करें तो समतल दर्पण आता है। क्या आता है, पहला टॉपिक क्या है, तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो देखो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की अगर हम बात करें तो देखो अगर हम समतल दर्पण की बात करते हैं तो देखो क्या कि समतल दर्पण, कोई वस्तु समतल दर्पण में जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। यानी कहने का अर्थ है, देखो कोई भी अगर मान लो कि ये क्या है, अब मान लो कि ये प्लेन मिरर है, सॉरी देखो ये हम मान लेते हैं ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है,
सॉरी समतल दर्पण इधर उल्टा बना दिया, नहीं समतल दर्पण इसको नहीं, है ना। देखो क्या है, हम क्या करते हैं, ये सतह है, क्या है, ये सतह है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये बीचों बीच एक समतल दर्पण बना दिए, ये क्या है, समतल दर्पण है, ठीक है। अगर मान लो ये समतल दर्पण है, कहने का मतलब है कोई वस्तु है जो यहाँ पर स्थित है, x है, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये तो वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये क्या वस्तु है, ये क्या है, तो दर्पण है। कौन सा दर्पण है, तो ये है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण, है ना, ये समतल दर्पण है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, तो यही इसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा, और कहाँ बनेगा, पीछे। ये क्या है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब है, और ये क्या है, तो ये सतह है, ये क्या ले लेते हैं, सतह है। तो कहने का अर्थ है सिंपल, देखो यानी दर्पण, कोई भी समतल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब अगर कोई भी, यानी जितनी दूरी पर अगर वस्तु होगा उतनी ही दूरी, जितनी दूरी पर आगे, यानी अगर इसको आगे मानते हैं तो ये क्या होगा, पीछे होगा। यानी अगर हम मान लो कि देखो कहने का सिंपल सा है, दर्पण से जितना आगे वस्तु है उतना ही दर्पण से पीछे क्या प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या कहलाएगा, समतल दर्पण कहलाएगा। तो देखो यहीं पर, यहाँ पर है ना कि कोई वस्तु समतल दर्पण में जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही क्या बनता है, पीछे बनता है। यानी देखो ये नहीं था कि कोई वस्तु समतल दर्पण में जितना आगे होगा, तो देखो यहाँ कितना मीटर आगे है, तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ 5 मीटर आगे है, तो पीछे कितना बना, तो 5 मीटर बना। अगर यहाँ 10 मीटर आगे होता तो यहाँ कितना बनता, 10 मीटर। अगर यहाँ 1 किलोमीटर आगे होता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, 1 किलोमीटर पीछे बनता। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि वस्तु, अब देखो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या निकलता है, निष्कर्ष कि दर्पण से जो है, दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, है ना, दर्पण से वस्तु की दूरी अब बराबर दर्पण से, है ना, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या हो गया, ये ना निष्कर्ष निकल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु होगा उतना ही दूरी पर वो क्या हो, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये समतल दर्पण था, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता, अब इन समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी विशेषता की बात कर रहा है। तो विशेषता क्या क्या होता है, तो पहला नंबर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो अभी जस्ट बताए थे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, देख लो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण से पीछे बन रहा है। ये दर्पण है, दर्पण से पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो देखो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो देखो अगर मान लो सिंपल सा, यहाँ एक पॉइंट और समझना कि अगर प्रतिबिंब, ये वस्तु है, वस्तु अगर मान लो कि 2 मीटर का है, वस्तु अगर मान लेते हैं कि 2 मीटर का है, तो इसका जो प्रतिबिंब भी बनेगा ना, है ना, यानी प्रतिबिंब जो इसका बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी कितना मीटर का बनेगा, ये भी 2 मीटर का बनेगा। तो यही होता है। तो देखो पहला पॉइंट था कि प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, ये ठीक है। दूसरा क्या था, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो देख लो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या हो गया, बराबर हो गया। ये 2 मीटर तो ये भी क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगला क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। तो देखो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा नहीं बन रहा, तो ये देखो इसी के सिद्ध में ना है, इसी के सिद्ध में प्रतिबिंब, जैसे अगर मान लो ये x है, तो x अगर x का प्रतिबिंब मान लो कि y बन रहा है, तो ये तो जिस तरह इसी तरह ये भी है। तो कहने का अर्थ ये क्या है, एक दूसरे के अपेक्षित में क्या है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक है। तीसरा अगर चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब क्या है, अब देखो पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब है, अगर मान लो कि अगर कोई हम ये समतल दर्पण रख दें, ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है। अब देखो ये समतल दर्पण है, मान लो कि ये वस्तु है y, ठीक है, ये वस्तु y है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो जस्ट इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी पार्श्विक रूप से ये कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अब देखो बड़ा बन गया, लेकिन बड़ा नहीं, मतलब इस तरह से होगा। तो कहने का अर्थ इसका जस्ट अपोजिट होगा। कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो कहने का अर्थ सापेक्षिक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। अब देखो अगला पॉइंट क्या कहता है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, है ना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। तो देखो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा। यानी कैसा बनेगा? काल्पनिक। आभासी को ही क्या बोलते हैं? काल्पनिक बनेगा। यानी समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? तो काल्पनिक ही बनेगा। अगला क्या है? प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के दर्पण से आगे रहता है। ये पॉइंट तो अभी जस्ट समझा है। प्रतिबिंब जितना ही दर्पण से आगे रहेगा, यानी प्रतिबिंब जितना दर्पण से पीछे रहेगा उतना ही वस्तु जो है दर्पण से आगे रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण से जितना आगे प्रतिबिंब रहेगा उतना ही दर्पण से पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये समतल दर्पण हो गया, समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है, अब ये समतल दर्पण की विशेषता में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें तो देखो गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण की अगर बात करें तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखो यहाँ बात समझो कि परावर्तक सतह, अब किसी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब मान लो कि एक हम परावर्तक सतह ले लिए, ये है ना, खोखला गोला मान लिए ये। अब ये परावर्तक सतह, अब देखो यही बोल रहा है, समझो कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल क्या है, जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल है तो फुटबॉल जब तक क्या है उसमें क्या हवा भरेंगे, तो हवा भरने के बाद क्या कि हवा भरते हैं तब वो क्या होता है, फूल जाता है। अगर उसमें से हम हवा निकाल दें और ऐसे ही उसको खाली खोल को क्या करें, गोल कर दे, तो कहने का अर्थ उसके बीच में कुछ है नहीं है, तो कहने का अर्थ सिंपल सा कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये खोखला गोला हो गया। तो खोखले गोले, तो यही बोल रहा है देखो, यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है, यानी परावर्तक सतह जो होगा वो किसी खोखले गोले का एक भाग होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखो गोलीय दर्पण को हम क्या करते हैं, दो टुकड़ा, अगर मान लो कि ये गोलीय दर्पण है, देखो सिंपल से हम बात करते हैं, जैसे ये गोलीय दर्पण है, अगर हम इसको दो टुकड़ा कर दिए, ये दो टुकड़ा, इसको दूसरा कलर करते हैं ना, जैसे ये मान लो इसको हम दो टुकड़ा करते हैं, ये दो टुकड़ा कर दिए। अब दो टुकड़ा कर दिए तो हम अगर इसका टुकड़ा बनाना चाहें तो एक टुकड़ा मान लेते हैं, ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, सेकंड टुकड़ा हम बनाते हैं तो सेकंड टुकड़ा ये बन गया, है ना। देखो सेकंड टुकड़ा कुछ मान लो कि इस तरह से बना, ये सेकंड टुकड़ा बन गया। अब देखो दो टुकड़ा किए, ये यानी खोखले एक ये दो टुकड़ा कर दिए खोखले गोले का। अब दो टुकड़ा करने के बाद देखो पॉइंट क्या समझना कि गोलीय दर्पण के टुकड़े के अगर बाहरी सतह को रज्जित या कलई कहने का मतलब यहाँ पॉइंट समझना है, रज्जित कहने का मतलब क्या, कलर करना, यानी रंग कलर करना, यानी कहने का मतलब है रंग लगा देना। ठीक है, तो कहने का अर्थ सिंपल से है कि रज्जित करना यानी कलई करना। ठीक है, तो कलई करना कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि हम इसका बाहरी सतह, अब देखो इसका बाहरी सतह हम क्या कर रहे हैं, कलई कर रहे हैं। ठीक है, तो कलई कर देते हैं बाहरी सतह, तो ये जो बाहरी सतह कलई करते हैं, ठीक है, बाहरी सतह कलई कर रहे हैं, ये बाहरी सतह कलई हो गया। तो ये जो बाहरी सतह कलई हुआ, ठीक है, तो इसको बाहरी सतह कलई करने पर कौन सा दर्पण बनता है, अवतल। कौन सा दर्पण बनता है, अवतल दर्पण। तो ये जो अगर बाहरी सतह हम कलई किए तो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया। क्या बन गया, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अब वही अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इसका आंतरिक सतह कलई कर दें, है ना, आंतरिक सतह अगर कलई कर दें तो ये कौन सा दर्पण बन के तैयार हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ समझ में आ गया। अब देखो इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो क्या कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग है, अगर खोखले गोले का भाग है, ठीक है, खोखले गोले का भाग है, तो इसको हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण। यही गोलीय दर्पण को अगर हम दो टुकड़ा कर दें, दो टुकड़ा किए तो दो टुकड़ा कर दिए और उसका आंतरिक सतह अगर हम क्या किए, कलई कर दिए, तो वो क्या बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। जबकि अगर हम उसका बाहरी सतह अगर कलई किए तो यानी इसमें क्या है, बाहरी सतह, इसमें क्या है, बाहरी सतह कलई किए, है ना, बाहरी सतह कलई किए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें बाहरी सतह कलई किए, जबकि अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है, आंतरिक सतह, आंतरिक सतह कलई किए। तो अगर हम बात करें तो अगर बाहरी सतह कलई करते हैं तो अवतल दर्पण और आंतरिक सतह करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है, ठीक है। अब इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखो फिगर इसका, है ना, देखो अब यहाँ पर क्या, ये गोलीय दर्पण का दो टुकड़ा है, ठीक है, एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा। तो इसमें देखो क्या पॉलिश किया, देखो कलई करना को हम क्या कह सकते हैं, पॉलिश किया हुआ भाग। देखो आंतरिक भाग क्या है, इसका आंतरिक भाग क्या है, पॉलिश किया हुआ है, जबकि परावर्तक पृष्ठ किधर है, पीछे है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, जिसका आंतरिक भाग क्या कलई किया होता है उत्तल दर्पण, और जिसका बाहरी, इसमें देखो बाहरी भाग इसका पॉलिश किया हुआ है ना, अब परावर्तक सतह अंदर, ठीक है, ये पिछला भाग है, ये क्या है, सामने वाला भाग, ठीक है। तो कहने का अर्थ है जिसका देखो यानी अंदर वाला भाग अगर कलई किया हो तो उत्तल दर्पण और बाहरी भाग कलई किया हो तो अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं तो ये तो हो गया, है ना, ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो आगे अब समझते हैं यहाँ, ठीक है। तो आगे अब यहाँ समझते हैं कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी ये गोलीय दर्पण है, ये क्या, गोलीय दर्पण, ये क्या है, गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर समझना क्या है कि गोलीय दर्पण में देखो ये अगर ये खोखला गोला है, ये खोखला गोला क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण। अगर हम इसको बीचों बीच अगर हम काट दें, ये काट दें, ठीक है, तो ये बन गया अलग, ये बन गया अलग। इधर क्या है, बाहरी भाग कलई है, तो बाहरी भाग कलई है तो क्या हो जाएगा, है ना, है ना, सॉरी, देखो यहाँ पर ये थोड़ा गलती है, ठीक है ना, इधर क्या होगा, उत्तल, है ना, ये क्या होगा, अवतल। यानी बाहरी जो कलई होता है वो क्या कहलाता, अवतल, और आंतरिक जो कलई होता उत्तल कहलाता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद की बात करते हैं तो देखो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पहला पॉइंट इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं, है ना। तो देखो ये क्या है कि अगर हम बात करें ये जो रेखा गई है, ये जो रेखा, ये रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये वाला जो रेखा है डॉटेड लाइन में है इसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। और ये वाला जो बिंदु है, ये वाला और ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये वाला जो बिंदु है ये क्या कहलाता है, सी, जिसको सी से नोट करते हैं, क्या है, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हम फिगर में देख लिए ये क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखो, है ना, इसको मिटाते हैं पहले, है ना, ये ध्यान रखना, ये फिगर में गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, उल्टा होगा, है ना, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखते हैं तो देखो अगला क्या है, तो देखो ध्रुव, है ना। अब देखो ध्रुव अभी जस्ट बताया, ध्रुव, है ना, तो ध्रुव ये क्या है, ध्रुव है। तो देखो ध्रुव के बारे में अगर हम समझते हैं तो देखो ध्रुव क्या है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है उसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखो ये गोलीय दर्पण है, अब इसका मध्य बिंदु क्या है, तो ये वाला मध्य बिंदु, ये वाला मध्य बिंदु, यानी बीचों बीच वाला जो बिंदु बन रहा है
है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को किससे डिनोट किया जाता है, यानी ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है, तो ध्रुव को P से निरूपित किया जाता है, यानी सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम अगला बात करते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। अब देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोला, ये गोला का भाग है गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इसके बीच जो सेंटर पॉइंट है, यानी जो केंद्र वाला भाग है, यही ना वक्रता केंद्र है। तो यहाँ भी तो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो देखो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र यानी सेंटर पॉइंट जो है वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो अगला क्या है, अब वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। तो देखो वक्रता केंद्र को किससे, सेंटर यानी C से सूचित करते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे देखो क्या कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या। तो अब एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है कि देखो ये गोलीय दर्पण जिस गोला कहने का अर्थ है, अगर हम इसको एक तरीके से देखें 3D डायमेंशनल तो है नहीं, ये 2D है, तो 2D है तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये वृत्त है। तो वृत्त की अगर हम सेंटर पॉइंट से अगर परिधि पर अगर लाइन खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं सेंटर पॉइंट से अगर परिधि पर अगर रेखा खींच रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। तो ये डॉटेड लाइन क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो यही ना, यानी कहने का अर्थ यही ना लिखा हुआ कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, उसकी जो त्रिज्या है उसको क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है, बड़ी R से डिनोट किया जाता है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, बड़ी R से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला देखो क्या है कि मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। अब देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को, तो देखो ध्रुव को वक्रता केंद्र, अब देखो यहाँ ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। तो कहने का अर्थ अगर ये तीनों को आपस में मिला देंगे तो यही वाला लाइन जा रहा ना, यही लाइन क्या कहलाया, मुख्य अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। तो कहने का अर्थ सिंपल सा देखो क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का क्या कहते हैं, प्रधान या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान या तो मुख्य अक्ष कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अवतल दर्पण का फोकस, अब यहाँ फोकस के बारे में समझना। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मिलती है। अब देखो अवतल दर्पण में क्या है, मिलती है ना, यानी कहने का अर्थ क्या, अवतल दर्पण में क्या होती है, मिलती है। अवतल दर्पण में क्या होती है, मिलती है। तो देखो समझो बात, कहाँ चला गया है ना। अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां पर, अब देखो अवतल दर्पण, तो अगर हम अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं तो अवतल दर्पण यानी जिसका बाहरी कलर किया हो, बाहरी भाग कलर हो, तो क्या अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, मुख्य अक्ष। अब बताओ इसका मुख्य अक्ष क्या है, ये है मुख्य अक्ष, ये ना, ये क्या है, ध्रुव है जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, सॉरी है ना, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, P क्या हो गया, ध्रुव है ना। अब अगर हम बात करें मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी कहने का अर्थ है अगर मान लो कोई वस्तु है, यहाँ से परावर्तन, यहाँ से कोई वस्तु, यहाँ से प्रकाश की किरणें कोई जाती है, तो यहाँ से जाने के बाद, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है यहाँ से वस्तु है, यहाँ से किरण अगर दर्पण पर पड़ा और दर्पण के परावर्तन के बाद जहां से भी लौटेगा, मान लो कि इस बिंदु से लौट रहा है ना, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, कोई दिक्कत
नहीं। तो कहने का अर्थ है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब फोकस को किससे सूचित करते हैं, एफ, छोटी एफ से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण की फोकस, तो किसी उत्तल दर्पण, अब बताओ उत्तल दर्पण का अगर हम प्रतिबिंब बनाएं तो उत्तल दर्पण, देखो उत्तल दर्पण में क्या है, आंतरिक भाग रंजित होता है, ठीक है, आंतरिक भाग रंजित होता है। ये क्या, मान लो ये क्या, मुख्य अक्ष, ये क्या, मुख्य अक्ष है, बात समझो, ठीक है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ध्रुव होगा, सेम प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। देखो क्या है कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर, मान लो कि यहां से, है ना, यहां से यहां कोई वस्तु रखा हुआ है ना, यहां पर कोई वस्तु रखा हुआ, तो कहने का अर्थ है यहां से, यहां क्या, यहां से प्रकाश की किरणें अगर दर्पण पर पड़ा, तो दर्पण पर पड़ा तो परावर्तन के बाद जहां पर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अब बताओ दर्पण से टकराएगा तो कुछ इधर भागेगा, लेकिन क्या है, मिलती हुई प्रतीत, यानी कहने का अर्थ है डॉटेड लाइन में इधर यहां पर जो मिलेगा, तो यहां पर जो मिलती हुई प्रतीत हो रहा है ना, मिलती हुई प्रतीत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। यानी किसी उत्तल दर्पण के फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से परावर्तन होके ये वापस इधर लौटेगा, तो लौटेगा तो इधर लौटा, ठीक है, इधर लौटा, लेकिन क्या हम इसको अमेजिंग कर सकते हैं कि इधर जा सकता है। तो ये जो अमेजिंग वाला है, यानी अमेजिंग करने का है, तो यही ना है कि मिलती हुई प्रतीत, मिल नहीं रहा, वास्तविक रूप से तो मिल ही नहीं रहा, यानी मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, लग रहा है कि हम मिल जाएगा, तो वही बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, तो देखते हैं अगला पॉइंट, है ना, अगला पॉइंट क्या है, फोकस दूरी। अब देखो फोकस दूरी की अगर हम बात करें तो फोकस क्या है, तो फोकस एफ से दर्पण से के ध्रुव पी की दूरी। अब देखो फोकस एफ और दर्पण से ध्रुव पी की दूरी, अगर मान लो सिंपल सा, देखो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में सेम प्रोसेस है। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, ये अवतल दर्पण ले लिए, तो देखो हम क्या करते हैं, इस फिगर में ही देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर होगा ना, जैसे ये फिगर है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम एक मुख्य अक्ष बनाते हैं, ठीक है, ये ध्रुव हो गया, ये मान लो ध्रुव है, पी है, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब बताओ वस्तु यहाँ है, तो वस्तु अगर मान लो ये है, तो यहाँ से परावर्तन के बाद मान लो कि यहाँ से गुजरा, तो यहाँ से गुजरा, तो ये वाला क्या हो गया, फोकस दूरी, ये क्या हो गया, फोकस दूरी। अब ये फोकस दूरी हो गया, तो अब देखो ये क्या है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, सी है, ये वाला पॉइंट क्या, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो कहलाता है, वही क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। देखो क्या, वक्रता यानी कहने का अर्थ फोकस एफ से दर्पण से ध्रुव की दूरी, यानी अब बताओ सिंपल सी बात, देखो कहाँ देख रहे थे, यहाँ देखो ये तो फोकस है, ये इस केंद्र का हाउस बन गया, केंद्र तो ये है, सेंटर पॉइंट ये है, तो कहने का अर्थ है, देखो सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है, तो सी है, तो कहने का अर्थ ये है। अब देखो यहाँ से, यानी ये जो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की जो दूरी कहलाएगा ना, यही दोनों पॉइंट क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पर फिर समझते हैं, ठीक है, फिर से देखो क्या है कि समझो बात कि फोकस एफ से दर्पण से ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब अगर हम, है ना, मान लो कि ये अवतल दर्पण है, बाहर कलई किया हुआ है ना। अब देखो मान लो इस सी पॉइंट है, सी यानी वक्रता केंद्र है, ये क्या, पी है, ठीक है, पी है। अब देखो मान लो कि कोई वस्तु यहां पर रखा हुआ, वस्तु, ये क्या वस्तु है, ये क्या वस्तु है। अब ये वस्तु है, तो यहां पर अगर लाइट हम देंगे, तो ये लाइट का प्रकाश की किरण कहाँ जाएगा, ये किरण जाएगा
दर्पण पर, और दर्पण पर क्या जाएगा तो टकराने के बाद वापस लौटेगा। अब वापस मान लो कि यहाँ से लौट के निकल गया, तो यहाँ से लौट के निकल गया तो ये जो जहाँ मिलती उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ये फोकस और ध्रुव, ये फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, यानी सी यानी पी और एफ के बीच की दूरी, यही क्या कहलाएगा, तो फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी, है ना। यानी अब देखो, अब अगर हम बात करते हैं तो देखो फोकस, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि फोकस को किससे डिनोट करते हैं, बड़ी एफ, और क्या, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी को क्या करते हैं, छोटी एफ से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना, फोकस दूरी क्या होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो देखो कहने का अर्थ है सी, ये वक्रता है ना, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो ध्यान रखना, तो देखो यानी अगर हम मान लो कि ये सर्कल है, ये क्या है, केंद्र है, तो केंद्र यहाँ से यहाँ तक अगर हम माने तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। तो अब बताओ अगर हम इसको बाहर कलई कर दें, ये क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अब बताओ यहाँ पर कोई अगला वस्तु हम यहाँ पर रखें तो परावर्तन के बाद यहाँ से यहाँ टकराएगा, तो ये वाला दूरी एफ कहलाया, यानी फोकस, और ये क्या पी है। तो कहने का अर्थ ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों फोकस दूरी, यानी छोटी एफ, तो ई छोटी एफ तो ई भी छोटी एफ क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी अब अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि जो यानी कहने का अर्थ क्या, एफ बराबर r/2 यहाँ हम लिख सकते हैं। यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पर जस्ट अर्थात, है ना, अर्थात F बराबर r/2, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो अब यहीं तक, ठीक है, ये हो गया आज का क्लास, ठीक है। बाकी जो आगे हम अगला दिन देखेंगे। जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक।